ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में 6 स्तर दिए हुए हैं और शायद उन 6 स्तर पे अपने क्वेश्चन क्रिएट करना हर बार बहुत आसान काम ना रहे। शुरू में जावेद जी ने जैसे बताया था कि हमारे पास बहुत सारा काम है, ऑलरेडी टीचर्स के पास बहुत सारी चीजें होती है और वो प्लेसमेंट शायद ये दैट वाज जो, लेकिन 6 स्तर में अपने क्वेश्चंस बनाना कई बार टफ हो सकता है और बहुत ज्यादा हमारे लिए एज टीचर्स, वो जो थिन लाइन की बात हम लोग कर रहे थे कि कभी क्वेश्चन इधर हो सकता है, कभी क्वेश्चन उधर हो सकता है। इसलिए मतलब मूल्यांकन के, इवैल्यूएशन के, एज अ टीचर मूल्यांकन के दृष्टिकोण से हम लोगों ने इन 6 स्तरों को थोड़ा क्लब कर दिया है और अब ये 3 स्तर में हम लोग आगे बात करेंगे, मैकेनिकल, जिसमें सिर्फ हम लोग रिमेम्बरिंग या नॉलेज के क्वेश्चन करते हैं, सॉरी अंडरस्टैंडिंग, जिसमें सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन रखते हैं, और एप्लीकेशन, MUA एप्लीकेशन में हम बाकी जो सुपीरियर लेवल्स हैं, सुपीरियर स्तर हैं, उनको प्लेस करते हैं। सो एप्लीकेशन, एनालिसिस, इवैल्यूएशन और क्रिएशन के क्वेश्चंस को हम एप्लीकेशन में कंसिडर करेंगे। और अब जो हमारा शुरू के 2 स्तर थे, हम मैकेनिकल या रिमेम्बरिंग और अंडरस्टैंडिंग को हम वैसे ही प्लेस कर रहे हैं। तो अब जो हम लोग क्वेश्चंस की बात करेंगे वो MUA के टर्म्स में बात करेंगे, मैकेनिकल, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन। नेक्स्ट स्लाइड। अब हम लोग फिर से वही वाला गेम खेलते हैं जिसमें हम लोग गेस करेंगे कि कौन से लेवल पे आप इस प्रश्न को रखना चाहेंगे। अब आपके पास चीजें और छोटी हो गई हैं, हम लोग और सीमित हो गए हैं, जिसमें हम मैकेनिकल, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन में क्वेश्चंस को प्लेस करेंगे। आपके सामने एक प्रश्न रखा है और अभी तक जिस भी सर ने नहीं बोला है अभी तक, प्लीज वो रीड आउट कर दीजिए क्वेश्चन। मुझे लग रहा है हेमंत जी ने अभी तक नहीं रीड किया है। जी, धातु प्लस जल इज इक्वल टू धातु हाइड्रोक्साइड प्लस fill in the blank। तो इस अभिक्रिया का अन्य उत्पाद क्या हो सकता है? A हाइड्रोजन, B ऑक्सीजन, C अम्ल एंड D लवण। इसका मैं आपको सर ये हाइड्रोजन। हाँ, किसी ने हाइड्रोजन आंसर किया शायद। हेमंत हाँ, जी जी। तो आप इसको प्लेस कहाँ करना चाहेंगे? मैकेनिकल में, अंडरस्टैंडिंग में, एप्लीकेशन में? अब हम लोग बहुत इसमें आ गए हैं, छोटे जोन में। मैकेनिकल में आएगा। क्यों मैकेनिकल में इसमें आएगा क्योंकि ये केवल रिमेम्बरिंग पे कि जब भी मेटल और वाटर की रिएक्शन होगी, जब धातु और जल की रिएक्शन होगी तो धातु और डाइऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। ये जो हम लोग मेटल्स का कैरेक्टरिस्टिक भी पढ़ते हैं तो उसमें ही कैरेक्टरिस्टिक में आ जाता है, उसकी केमिकल कैरेक्टरिस्टिक में आ जाता है कि मेटल कभी भी रिएक्ट करेगा वाटर से। ये बच्चे को रटने की जरूरत है या मेमोराइज करने की जरूरत है। तो इसको हम मैकेनिकल में प्लेस करेंगे। कृतिका। कृतिका आप हो? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। हाँ हाँ, ये बहुत ही ये वाला क्वेश्चन मुझे बहुत पसंद है, इस पे शायद हम लोग का डिस्कशन भी हो। सामने है क्वेश्चन, परी के पास 2 पाउडर है, P और Q का मिश्रण है जो पानी में अघुलनशील है। वह उन्हें पानी में मिलाकर मिश्रण को हिलाकर अलग करने और फिर छानने की कोशिश करती है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में 2 पाउडर को दिए गए तरीके से अलग किया जा सकता है? P छोटे कणों का एक तलछट बनाता है और Q पानी में बड़े कणों का एक तलछट बनाता है। B P पानी में एक गाढ़ा पेस्ट बनाता है और Q पानी में गांठ बनाता है। C P पानी में नीला और Q पानी में हरा हो जाता है। D P तैरता है और Q पानी में डूब जाता है। इस पे हम लोग आंसर करना चाहेंगे। डी होगा मैडम मेरे ख्याल से। तैरता और Q डी डी होगा। ग्रेविटी पर बेस्ड है पता है। तो अब इसको आप किस में प्लेस करना चाहेंगे, अंडरस्टैंडिंग में कि एप्लीकेशन में? अब ये अपने पास 2 ही बचे हुए हैं, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन। प्लेस करना चाहेंगे। किसमें? अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग में क्यों?
क्योंकि मैडम ये मैडम एप्लीकेशन उसकी छात्र की समझ के ऊपर निर्भर करेगा कि दोनों अघुलनशील है। जब अघुलनशील है तो बाकी के 3 ऑप्शन में बताया जा रहा है कि ये घुल रहे हैं, इसलिए चौथा ऑप्शन में रखने के लिए इसको अंडरस्टैंडिंग में रखना पड़ेगा। और कोई प्रैक्टिकली हो गया, इसमें प्रैक्टिकली हो गया, इसमें तो अप्लाई भी कर लिया कि उसको पानी में डाला जाएगा तो तैरेगा या क्या होगा, एनालिसिस भी हो गया, इसमें तो इवेल्युएशन भी हो गया, और क्रिएटिविटी भी कह सकते हैं, क्रिएटिविटी भी होगी, उसमें पानी में डाल के करने की कोशिश करी जा रही है। लेकिन तो सर ये तो वो मेरे स्वयं हिसाब से एप्लीकेशन में आना चाहिए इसको, मेरे हिसाब से। आई डोंट नो सही हो या गलत हो, लेकिन मेरे हिसाब से उसको एप्लीकेशन में आना चाहिए। सर लेकिन क्या है कि वो केवल क्वेश्चन को पढ़ रहा है, वो प्रैक्टिकल नहीं कर रहा है, वो स्वयं क्रिएटिविटी नहीं कर रहा है, वो क्वेश्चन को पढ़ के उसका आंसर दे रहा है। हाँ, ये बात आपका सही है कि वो किस तरीके से अलग किया जा सकता है, कर नहीं रहा है, किया जा सकता है। प्रश्न ये है कि किया जा सकता है, उसको केवल एक अपना दिमाग यूज करना, अंडरस्टैंडिंग करना है केवल। कि आपका कहना सही है कि प्रश्न ऐसा दे रखा है कि किस तरीके से अलग किया जा सकता है, प्रश्न है कि उसको अप्लाई नहीं करना है, तो अंडरस्टैंडिंग में आ सकता है। उसमें किया गया आ जाता है, यदि निम्नलिखित पाउडर को किस तरीके से अलग किया गया तो वो एप्लीकेशन में आया था, और किया जा सकता है वो आ गया तो वो अंडरस्टैंडिंग पे आ सकता है। और किसी का कुछ ओपिनियन इस पे? मेरा काम बहुत आसान कर दिया, धन्यवाद आप लोग दोनों ने। हाँ, और कोई इसमें कुछ बोलना चाहेगा कि हम लोग इस पे डिस्कशन क्लोज करें? खैर, तो मेरे हिसाब से भी अंडरस्टैंडिंग में है, लेकिन जैसा शुरू में मैंने बोला कि कई बार क्वेश्चंस एक थिन लाइन पे होंगे जहां पे आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि ये अंडरस्टैंडिंग में है कि एप्लीकेशन में है। एज अ क्वेश्चन व्यूअर, एज अ टीचर, कई बार अगर हम ऐसे प्रश्न को पढ़ें तो हम परी के पर्सपेक्टिव से देखने लगते हैं चीजों को, तो लगता है कि एप्लीकेशन है। लेकिन जैसा कि आप सबने एक साथ डिस्कस करके बताया कि इसमें सिर्फ, अगर हम एज एन आउटसाइडर इस क्वेश्चन को मैं पढ़ूं, इस प्रश्न को पढ़ूं, तो मुझे सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है कि वो तैर रहा है कि वो प्रेसिपिटेट हो रहा है वो सॉल्वेंट सोल्यूशन में या उस मिक्सचर में। इतना अंडरस्टैंडिंग काफी है मुझे अपना आंसर निकालने के लिए, इसलिए इसको हम अंडरस्टैंडिंग में रखेंगे। लेकिन वही है कि ये बार बार हमें आपस में डिस्कशन करके या प्रश्न जब हम बनाते रहेंगे तो हम वो जो माइनर डिफरेंस है कि वो जो एक धार है कि इधर रहना है, अंडरस्टैंडिंग में रखना है कि एप्लीकेशन में रखना है, वो हमें और ज्यादा क्लियर होता जाएगा जब हम और प्रश्न बनाते चले जाएंगे। कृतिका? ये अंडरस्टैंडिंग है। इस पिछले क्वेश्चन में किसी को कुछ ऐसा लग रहा है कि अभी भी इसे डिस्कशन किया जा सकता है, क्योंकि वो बहुत ही थॉटफुली वो क्वेश्चन रखा गया था कि उस पर डिस्कशन हो सकता था। मैडम बस मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि उसको एप्लीकेशन में क्यों नहीं रखा, केवल उसके जो लैंग्वेज के बेसिस पे कि जैसे अभी तपन जी ने बताया था, तो क्या इसको मतलब अंडरस्टैंडिंग में रखा गया वो तो ठीक है, वो समझ में आती है बात, लेकिन एप्लीकेशन में क्यों नहीं रखा गया इसको? क्योंकि जब हम लोग आगे प्रश्न बनाएंगे, सॉरी ये कौन बोल रहे हैं? महेंद्र मुंशी बोलो। महेंद्र जी। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि और सर बाकी तपन जी और जावेद जी भी कह रहे थे, हेमंत जी भी शायद कह रहे थे कि वो सिर्फ अंडरस्टैंड, जब मैंने कहा ना कि आप चेकलिस्ट बना के चलो, बच्चे ने रट लिया है कि सॉल्युबल इनसॉल्युबल पार्टिकल्स क्या है, सोल्यूशन क्या है, और नेक्स्ट लेवल है अंडरस्टैंडिंग कि बच्चे ने समझ लिया है, उसकी समझ पे वो आंसर कर पा रहा है क्या वो और जब इसको एप्लीकेशन में हम लोग बार बार उस तरफ इसलिए जाते हैं क्योंकि परी कर रही है, तो हम परी के पर्सपेक्टिव से सोचने लगते हैं कि किसी बच्चे ने अप्लाई किया है। वो बच्चा नहीं अप्लाई कर रहा है, वो एक सिचुएशन दी गई है जिसमें बच्चे को सिर्फ अपनी समझ से आंसर करना है। हम लोग इसीलिए मैंने कहा कि जब हम लोग क्वेश्चंस बना रहे होंगे ना महेंद्र जी, तो हमें और ज्यादा ये चीज क्लियर होगी कि क्यों हम इधर रखेंगे उसको और क्यों एप्लीकेशन में किसी भी प्रश्न को रखेंगे। और कई बार ऐसा होगा जब आप प्रश्न बना रहे होंगे एंड व्हेन यू आर इन अ ग्रुप, आप अपने 4-5 टीचर्स के बीच में होंगे, तो ये डिस्कशन भी आएगा, तब आपको बहुत ही
क्लियरली उस चीज को अपना चेकलिस्ट जो आप चेकलिस्ट है उसको रेफर करना होगा उस क्वेश्चन को प्लेस करने के लिए। हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे ना तो हम लोग उस पर फिर से डिस्कस कर सकते हैं। जी जी, मतलब बहुत थिन लाइन है मैडम दोनों के बीच में, मुझे ये समझ में आता है कई क्वेश्चंस ऐसा नहीं कि हमेशा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में आपको ये लगेगा और हो सकता है आप अपने कलीग के साथ डिफर करें, एंड इट्स ऑलवेज हेल्दी कि आप डिफर करेंगे। हो सकता है कई बार आप मेरे से भी डिफर करें तो हम लोग उस पर डिस्कस भी कर पाएंगे कि ये क्यों ऐसा नहीं है। और एप्लीकेशन में भी रख दोगे तो बहुत गलत हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आप बार बार उस क्वेश्चन को रीड करोगे तब तो समझ जाएगा कि यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि सॉल्युबल है या वो तैर रहा है, वो नीचे जा रहा है, प्रेसिपिटेट कर रहा है, इतनी अंडरस्टैंडिंग। जी जी ठीक। कृतिका नेक्स्ट स्लाइड। कौन पढ़ेगा ये प्रश्न? सॉरी, क्वेश्चन रीड करके मुझे थोड़ा वो होने लग रहा है। महीन जी, अगर आपके यहाँ नॉइज कम है तो आप रीड कर दीजिए प्लीज। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। सिंधु के पास 4 रंगीन मार्करों का एक सेट है, काला, पीला, हरा और लाल, और एक मैजिक पेन जो रंगहीन है। वह 4 मार्करों में से प्रत्येक के साथ धारियां बनाती है और फिर मैजिक पेन के साथ 4 पट्टियां में एक बैंड खींचती है। 4 पट्टियों में एक बैंड खींचती है। वह 4 पट्टियों में एक रंग परिवर्तन का निरीक्षण करती है, जिस प्रकार की नीचे चित्र में दिखाया गया है। धारियों में रंग अम्ल क्षारक संकेतक की तरह व्यवहार करते हैं, ब्लैक, येलो, ग्रीन, रेड। इसमें ये मैजिक पेन दिया हुआ और ये चित्र बना हुआ। उपरोक्त अवलोकन के आधार पर मैजिक पेन में पदार्थ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, यह केवल अम्लीय हो सकता है। बी, यह केवल क्षारक हो सकता है। सी, यह केवल उदासीन हो सकता है। और डी, यह या तो अम्लीय या क्षारक हो सकता है। आप आंसर करना चाहेंगे इसको या आप में से कोई और? ये एसिड अम्लीय हो सकता है, अम्लीय या क्षारक दोनों में से कुछ भी हो सकता है। नीले, ब्लैक, येलो, ग्रीन या रेड में से अपन वहां पे अपन के पास ये किसी का पीएच हमको मेंशन नहीं कर रखा कि इस ब्लैक कलर का क्या पीएच होगा, ना येलो का क्या पीएच होगा। तो अपन इसको ये नहीं बोल सकते हैं कि ये एसिडी होगा या बेसिक होगा, जो पीएच के आधार पर कलर चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे हमको एकदम एग्जैक्टली किसी का पीएच मालूम नहीं है, तो अपन ये नहीं कह सकते हैं कि जो मार्कर पेन में जो मैजिक इंक है वो क्या होगी। ये बेसिकली इंडिकेटर्स पे क्वेश्चन है। इंडिकेटर्स कैसे यूज कर रहे हैं हम इंडिकेटर पे वही है, इंडिकेटर पे यूज है कि उसमें अपन वो पीएच के ऊपर डिपेंड करते हैं। सभी इंडिकेटर्स भी काम पीएच पे ही करते हैं कि पीएच चेंज होता है वैसे इंडिकेटर्स अपना कलर दिखाना शुरू कर देता है या कलर दिखाता है। तो इसे अपन यहाँ पे अभी ये नहीं कह सकते कि क्या किसका कलर क्या है। मेरा सोच ये है इसमें। कौन से कैरेक्टरिस्टिक में आप इस प्रश्न को प्लेस करना चाहेंगे MUA में? तो एप्लीकेशन में आएगा मैडम। एप्लीकेशन में मुझे लगता है ये सर्वमत होगा, क्योंकि यहाँ पे बच्चे को अप्लाई कर लिया ना एसिड बेस उसने भी समझना कलर। है, इंडिकेटर भी याद रखना है, और कैसे इंडिकेटर एक्ट करता है, अपना कलर चेंज करता है, पीएच की बात हो रही है और उसको अप्लाई करना है। हाँ, तो इसीलिए मैंने कहा कि हम लोगों ने उसको क्लब कर दिया, एप्लीकेशन में कर दिया है। तो ये प्रश्न एप्लीकेशन का है। इसमें मुझे नहीं लगता कि इसमें हम लोगों में से किसी में डिसएग्रीमेंट होगा कि ये मैकेनिकल या अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है। तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ये तो मैडम क्लियर समझ में आता है, ये बिल्कुल समझ में आता है कि एप्लीकेशन बेस्ड है। एप्लीकेशन बेस्ड है, ठीक है।
कृतिका आप स्लाइड चेंज कर रहे हैं? स्लाइड दिख रही है? हाँ हाँ। यस। ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, और ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मतलब ये मुझे लगता है कि बहुत पढ़ाया ही जाता है ये पॉप साउंड के बारे में, कि जब जिंक या कोई भी एक धातु एक टुकड़े को हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में से भरी एक परख नली में डाला गया, तो पॉप ध्वनि के साथ एक गैस परख नली जो ध्वनि निकली, यह गैस इनमें से कौन सी हो सकती है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन। हाँ, हाइड्रोजन। तो अब इसका प्रश्न ये है, इसमें हम ये नहीं पूछेंगे आप कौन सी कैरेक्टरिस्टिक में इसको रखेंगे, लेकिन आपको क्या लगता है आपके करिकुलम के हिसाब से आप इसको बेस्ट प्लेस कौन सी क्लास में करना चाहेंगे कि आप इस प्रश्न को रखेंगे तो आप गेज कर पाओगे कि आपका बच्चा आप कुछ समझा या जाना, चाहे मैकेनिकल अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन, तो 9th से 11th 12th के बीच में आप कौन सी ग्रेड में इसको रखोगे और आप बेस्ट प्लेस्ड होगा वहां पे रखा? ये किसी में भी जा सकता है ऑब्वियसली, क्योंकि केमिस्ट्री का क्वेश्चन, लेकिन अपने बच्चे की समझ को गेज करने के लिए आप इस प्रश्न को कहाँ रखना चाहोगे, किस क्लास में? मैडम मेरे हिसाब से ये प्रश्न 9th लेवल के ये, क्योंकि स्टार्टिंग बहुत बेसिक प्रश्न है ये, इससे इसको हम 9th लेवल पे लेना चाहे तो ज्यादा अच्छा होगा मेरे हिसाब से। जी, मेरा 9th लेवल का। और कोई किसी को लगता है कि 9th में नहीं होना चाहिए? आप एंटर प्रेस कर सकते हो कृतिका। किसी को लगता है 9th में नहीं, ये बेटर होगा 10th या 11th में पूछा जाए या किसी और हायर ग्रेड में पूछा जाए? मैडम 9th में ठीक है ये क्वेश्चन, 9th के हिसाब से, क्योंकि जी जी जी, क्योंकि मेटल और उसके बीच में जो रिएक्शन है, जो एलिमेंट्स की जो नॉर्मल प्रॉपर्टीज है, मेटेलिक प्रॉपर्टीज वगैरह, उनके बारे में ये बताता है, तो ये तो 9th स्टैंडर्ड पे ये होना ही चाहिए। जैसा कि सब लोग कह रहे हैं, दो ये 11th के प्रैक्टिकल्स में आता है, लेकिन ये बच्चा 9th में कवर कर चुका होता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स में। तो वहां पे उसके मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक में प्लेस करने के लिए प्रश्न बेस्ट प्लेस्ड है 9th के लिए, जहां पे वो गेज कर पाएंगे कि बच्चे ने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल्स याद किया है कि नहीं, या उसको समझ पड़ा है कि नहीं। ये आप सबको भी लग रहा है, मुझे भी लग रहा है कि ये ग्रेड 9 के लिए सही है, उसके अनुरूप है। नेक्स्ट स्लाइड कृतिका। हाँ, तो पिछला स्लाइड पे हमने क्यों बात की, क्योंकि जब हम क्वेश्चन बना रहे हैं, हमारे दिमाग में ये है कि हम बच्चे का एक कौशल, हम उसका मूल्यांकन कर पाएंगे, लेकिन क्या हमारा प्रश्न उस लेवल का है कि नहीं, वो हम पूछ सकते हैं कि नहीं उस पर्टिकुलर कक्षा के बच्चे से। ये भी बहुत ध्यान रखना, हमें अच्छा प्रश्न तो बना लिया, लेकिन अच्छा प्रश्न अगर उस बच्चे को किसी भी तरह से मूल्यांकित नहीं कर पा रहा है, तो वो अच्छा प्रश्न नहीं है। इसीलिए हम लोग आगे बात करेंगे टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव्स की। और टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव फिर क्या है? पहले तो सीखने के अधिगम क्षेत्र हर क्लास में, हर कक्षा में, 9th है, 10th है, 11th है, अपने अपने सब्जेक्ट में हर अपने सिलेबस के हिसाब से होती है। हम लोगों को एक्सपेक्टेशन होती है, अपेक्षा होती है कि इस क्लास में ये बच्चा इतनी चीजों में दक्षता हासिल कर ले, या हम लोग उसको एक जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं कि ये चीज, इतनी चीजें तो बच्चे को आनी ही चाहिए। अब उस बेसिस पे टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव क्या है? टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव उस चीज को बहुत वेल डिफाइन करता है कि हमारा ये प्रश्न क्या 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 टेस्ट करेगा बच्चे में से। तो कोई विद्यार्थी किसी प्रश्न का सही उत्तर देता है, तो टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव वो इलाबोरेशन करेगा, वो वर्णन करेगा कि आपने क्या टेस्ट किया। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर पिछला वाला प्रश्न ही देखें हम, जो वो पॉप ध्वनि वाला था, तो अगर मैं लिखना चाहूँ तो उसका टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव ये होगा, मेरे ग्रेड 9 के लिए टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव होगा कि बच्चा मेटल के कैरेक्टरिस्टिक्स को याद कर पाएगा,
उसमें शायद समझने जैसा कुछ नहीं था। वो फैक्ट्स रहते हैं कि मेटल जाएगा उसमें और HCl में और पॉप साउंड करेगा। तो मेरे प्रश्न का टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है कि बच्चा या द स्टूडेंट विल बी एबल टू मेमोराइज या लर्न द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल, और वो मेरे दिमाग में बहुत क्लियर होना चाहिए कि मेरा प्रश्न जो है क्या टेस्ट कर रहा है। जस्ट ये टेस्ट करने के लिए हमारा प्रश्न नहीं होना चाहिए कि ये तो सिलेबस पढ़ा दिया और बच्चा उसका आंसर दे रहा है कि नहीं, लेकिन वो उसको वो चीज गेज आप कर पाए हो कि नहीं, और अगर वहां पे बच्चा लैकिंग है तो मैं फिर उसकी कैसे सहायता करूं उस वैक्यूम को फिल करने के लिए, उस गैप को फिल करने के लिए। नेक्स्ट, अभी जैसे यहाँ पे मैंने पिछली स्लाइड के लिए भी कहा कि एक टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव कैसा या क्या होना चाहिए, जितना संभव हो उतना विस्तृत और विशिष्ट, बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए, और यह स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि प्रश्न परीक्षण क्या कर रहा है। सो यहाँ पे दिया है द क्वेश्चन टेस्ट वेदर द स्टूडेंट्स आर एबल टू आइडेंटिफाई द गैस व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद एसिड। ये तो इतना स्पेसिफिक है ये कि मेटल HCl से रिएक्ट कर रहा है तो कौन सा गैस बना रहा है, ये उतनी डिटेल में उतना स्पेसिफाई किया है उन्होंने टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव को। आपका टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव आपके हिसाब से कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता है कि मेटल का रिएक्शन, सो फॉर एग्जांपल द स्टूडेंट विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द रिएक्शन ऑफ मेटल्स, इसका टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता है क्योंकि वो उतना क्लियर नहीं है। मेटल के रिएक्शंस हजारों हो सकते हैं, तो वो बहुत डाइवर्स आपका टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। आपका टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव बहुत स्पेसिफिक और बहुत एलैबोरेट होना चाहिए, एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए कि आप टेस्ट क्या करना चाह रहे हो। तो वो आप एज अ टीचर भी क्लियर रहोगे अपने दिमाग में कि मुझे इस प्रश्न के थ्रू ये चीज टेस्ट करनी है बच्चे में, कि उसको ये चीज आती है कि नहीं, वो अप्लाई कर पा रहा है कि नहीं, इवेल्युएट कर पा रहा है कि नहीं। इन टर्म्स को यूज करते हुए हमारा टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव हमारे दिमाग में बहुत क्लियर होना चाहिए। इस पे किसी को कुछ बोलना है, कुछ बात करनी है? या आपको लगता है और एग्जांपल्स हम लोग उस पे बात कर सकते हैं किसी प्रश्न पे या कुछ ऐसा? जी मैडम, कुछ मतलब वैसे तो ठीक है, तो क्लियर, ये तो बात समझ में आती है कि वो तो एकदम स्पष्ट होना चाहिए और उस पर बेस्ड होना चाहिए उसको, जिसका वो टेस्ट करना चाह रहे हैं। थोड़ा एक एग्जांपल के साथ में करिए जाए तो ज्यादा बेटर है। तो अगर मैं एग्जांपल दूं उस वाली क्वेश्चन का जिसमें सॉलिड का मेल्टिंग हो रहा था और बच्चे को वो डायग्राम बनाना था, तो मेरा टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव फॉर मी, मेरे लिए बहुत क्लियर होगा, द स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड the properties of maybe matter and create a diagram by applying it in a completely new situation. तो यहाँ पे बच्चा समझ भी पा रहा है, मेरे लिए उसका टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव की समझ के बच्चे ने उसको क्रिएट भी किया इन अ कम्प्लीटली न्यू सिचुएशन। ये मेरा टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव है। उतना क्लियर आपको होना चाहिए कि आप उस क्वेश्चन से, हो सकता है आप कुछ और टेस्ट करना चाहो, तो वो आपके दिमाग में बहुत क्लियर होना चाहिए कि आप क्या टेस्ट करना चाह रहे हो और आप क्या टेस्ट कर पा रहे हो। अगर वो बच्चे ने आंसर कर दिया तो जो आपका मोटिव था, जैसे अगर मेरा मोटिव था कि बच्चा स्टेट्स ऑफ मैटर को समझ के अप्लाई करके और वो क्रिएट सिंथेसाइज कर पा रहा है एक नया डायग्राम, तो वो इसका मतलब वो सारी चीजें, वो स्टेट्स ऑफ मैटर समझ गया है पूरी तरह से, सॉलिड लिक्विड गैस तो समझ ही गया है, ये मुझे टेस्ट करना है। तो ये मेरा टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव इतना क्लियर होना चाहिए। और वाज आई एबल टू गेज दिस इस क्वेश्चन से? तो अगर हाँ है उसका आंसर कि हाँ मैंने मेरा टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव ये था और बच्चे के आंसर से मैंने ये चीज गेज कर ली है जो मेरा टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव था, तो आपका टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव सही है। अगर आपका टेस्टिंग एक चीज बोलना चाहूंगा। हाँ जी, हाँ जी, मैं ये बोलना चाहूंगा कि एक बेसिक नॉलेज जो हर क्लास में बच्चे को, यहाँ तक बच्चा पढ़ चुका है, 8वीं पास है तो उसको इतना होना चाहिए, 9वीं पास है तो इतना होना चाहिए। हम ये बेसिक नॉलेज की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसी प्रश्न में बात करें, अपन 9th के लेवल पे इससे बात कर रहे हैं कि 9th के लेवल पे बच्चों को इतना मालूम होना चाहिए कि ये बच्चा जब भी किसी मेटल और एसिड की रिएक्शन होती है तो ये, क्योंकि उसने 6वीं 7वीं 8वीं में थोड़ा सा नॉलेज गेन किया होता है, नॉलेज पढ़ा हुआ होता है, उसको जानकारी होती है। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों की बात करें अपन स्कूलों में, शायद बच्चा जब
8th पास होकर 9th में आता है तो उसकी अपन मेटल क्या होता है, एसिड क्या होता है, वही कंसेप्ट वहां पे उसको क्लियर नहीं हो पाते। तो अपन बच्चे, अपना टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव तो है कि बच्चे को इतना नॉलेज होना चाहिए, लेकिन उसके बेसिक क्लास का जो पूर्व नॉलेज होना चाहिए वो शायद यहाँ पे आने पे हम ये पाते हैं कि कई बच्चे का पूर्व नॉलेज लगभग नगण्य होता है। तो उसको फिर पहले पुराना नॉलेज देके फिर यहाँ तक लाना, तो शायद वो उसमें सिलेबस का ड्यूरेशन जो रहता है अपना वो कंप्लीट हो जाता है शायद, मेरा ऐसा सोचना है थोड़ा सा। तपन जी बात बहुत सही कह रहे हैं, और ये बहुत ही दुख की बात कहूँ कि ये हमारे लिए चैलेंज है एज एन एजुकेशन सिस्टम, हमें इसे डील करना है। लेकिन ये प्रश्न बनाना एक अपने आप में ये एक हथियार है, ये टूल है हमारे लिए, हमारे हाथ में, कि हर क्लास में या हर फॉर्मेटिव या समेटिव असेसमेंट में अगर हम प्रश्न अपने ऐसे बनाए जिससे हम हर क्लास में पता कर पाए कि हमारा बच्चा कहाँ लैग कर रहा है, 30 में से, 60 में से, 80 में से, जो भी हमारी क्लास का नंबर है, उसमें अगर हम उस दृष्टि से अपना प्रश्न भी बनाएं और उसके आंसर जब हमें मिल रहे हैं तो उसको वैसे गेज करें कि बच्चा अंडरस्टैंडिंग तक है, अब उसको एप्लीकेशन तक लेके जाना है। तब एज अ टीचर, एज अ सिस्टम, और मे बी विद पेरेंट्स, अगर आपके वहाँ के अभिभावक उतना क्लोजली आपके साथ काम करते हैं, वो हर सिस्टम अलग है, तो ये इन प्रश्न को आप यूज कर सकते हैं, आप या कोई भी टीचर्स अपनी क्लास में, ये गेज करने के लिए, उस बच्चे को वहां तक एटलीस्ट पुश करने के लिए। और ऑब्वियसली लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हमें बाहर से मिले, हो सकता है कई बार बच्चा अपने किसी इंडिविजुअल रीजन से, इंडिविजुअलिटी की वजह से उस सारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को नहीं कवर कर पाए, तो वो उसको उस तरीके से हमें डील करने की जरूरत है। लेकिन इन इन क्वेश्चंस को, इसीलिए गुड क्वेश्चंस आर नेसेसरी एंड माय टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव इज नेसेसरी, क्योंकि तब हम गेज कर पाएंगे कि मेरे 30 के या 60 की क्लास में, 120 की क्लास में कौन सा बच्चा कहाँ पे। मुझे पता है बहुत टफ है, जी क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा बच्चों से डील करते हैं, लेकिन हम कॉन्शियसली अगर इन प्रश्नों को भी इस्तेमाल करेंगे तपन जी, तो हमें समझ में आएगा कि हमारा बच्चा कहाँ पे है, और फिर उसको उस तरह से डील किया जा सकता है। जी और मुझे पता है हम यहाँ पे बैठे बैठे बोल रहे हैं, तो आपको लग रहा होगा कि मैं नहीं कितने ऐसी बात नहीं। तो ये जैसे कैसे बोल रहे आप भी हैं। फील्ड में काम कर रहे हैं, हम भी फील्ड में काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ हाँ नहीं है। वो बात नहीं है कि यहाँ बैठे बैठे बात होती है, वो एक फील्ड की बात होती है, हाँ नॉलेज बेस पे बात होती है। वो एक मेरे को ऐसा कंसेप्ट एकदम चीज दिमाग में आई, इससे मैंने वो हाँ प्रश्न रखा कि ऐसा जनरली हम जो अभी देख रहे हैं, यही हमारे सामने आ रहा है कि हम एक जो शुरुआत करने की हम यदि क्लास 12वीं में जा रहे हैं तो इतना सोच के जाएं कि कक्षा 11वीं का बच्चे को कक्षा 11वीं का पूरा नॉलेज होता है, हम ये मान के चलते हैं। लेकिन जहां अपन स्टार्टिंग करने जाते हैं, कुछ पूछा तो उसमें बच्चे ऐसा देखते हैं कि जैसे कि हम शायद अभी तक कुछ नई चीज पढ़ा, मतलब हम उनको उस क्लास का पढ़ा रहे हैं, 11वीं का पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि हम उनके सामने कुछ नई चीज प्रस्तुत कर रहे हैं। तो नहीं चीज लेके वो एकदम क्या होता है कि हम शुरू करना क्या चाहते हैं और शुरू कर क्या देते हैं, हम वो वापस उनको पहले पुराना नॉलेज देना पड़ता है ताकि उनको वहां तक लेके आए, उसके बाद फिर आगे जाए। जबकि हमको होना चाहिए था कि वो पुराना नॉलेज जहां तक है उसको आगे अपग्रेड करने का सोचते हैं, लेकिन हमको पहले पुराना नॉलेज पे जाना पड़ता है कि पहले तुम ये तो सीखो, उसके बाद फिर आगे जाओ। इसीलिए प्रश्न जरूरी भी है। इवन हमारे पेपर्स है, जो हम क्वेश्चंस डिजाइन कर रहे हैं तपन जी, तो हम लोग उसको इस तरह से आज टीचर्स कई बार, क्योंकि हम लोग इतना ज्यादा ऑटोमेटेड मोड में चल रहे होते हैं कि हमें लगता है कि नंबर देना है बच्चे को, 10 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, हम नंबर्स की तरह क्वेश्चंस को देखने लगते हैं। अगर हम क्वेश्चंस को इस तरीके से देखें, जो टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव हमारे सामने है उस हिसाब से गेज करने का टूल की तरह देखें, तो शायद हर क्लास का अगर टीचर उसको वैसे देखेगा तो काफी चीजें हमारे हमारे लिए पिक्चर क्लियर होंगी, और सीनियर क्लास के टीचर्स के लिए चीजें थोड़ी आसान हो जाएंगी। जी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट स्लाइड। आप प्रेस कर सकते हो एंटर, कृतिका। जो क्लास अब हमने चीजें समझ ली हैं। अगर आपको अभी भी लग रहा है कि आपको मैकेनिकल अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन में कहीं कोई डाउट है, तो आप वापस से हम लोग उस पर डिस्कस कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि हमारे जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स या अधिगम क्षेत्र रसायन शास्त्र केमिस्ट्री के ग्रेड 11 के लिए आपके हिसाब से, आपके करिकुलम के हिसाब से क्या क्या है। आप पॉइंटर्स उन्हें रीड आउट कर सकते हैं कि द स्टूडेंट differentiates technical terms, phenomena, processes based on properties, characteristics such as gaseous states,
वेपर्स, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस, एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस और सारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज उस बच्चे को पता होनी चाहिए। लर्निंग ऑब्जेक्टिव ये है, observes, compare and groups materials such as elements, compounds and mixtures, designs and carries out activities, experiments as pH of various juices, investigates the daily life experiences as increased acidity in stomach. So pH को जो डेली लाइफ एक्टिविटीज है उससे अगर बच्चा कनेक्ट कर पा रहा है तो इसका मतलब बच्चे को पीएच, एसिडिटी, बेसिसिटी समझ में आ गई है। Plans and conducts investigations, experiments, projects to arrive at and verify the facts, principles, phenomena. Takes appropriate precautionary measures while handling apparatus, chemicals during laboratory work. ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ग्रेड 11 में अगर बच्चे प्रैक्टिकल्स ज्यादा क्लियरली कर रहे होते हैं, चीजों को हैंडल कर रहे होते हैं, तो वो बच्चा ग्रेड 11 तक उसको वो चीज आ जानी चाहिए। मुझे याद है खैर एक प्रैक्टिकल करते हुए मुझे हम खुद बेहोश हो गए थे क्योंकि मुझे वो ठीक से आता नहीं था। तो कितना जरूरी है, जैसा कि तपन जी ने भी कहा, कि अपने प्रैक्टिकल्स में या अपनी छोटी क्लासेस में चीजें क्लियर होना ताकि आगे हम उसको यूटिलाइज कर पाए। मुझे नहीं आता था तो मेरे साथ जब व्हेन आई वाज अ न्यू टीचर ये हुआ था। नेक्स्ट स्लाइड कृतिका। Relates processes and phenomena with cause and effect, conducts survey and represent those observations, ideas, findings through tables, flowcharts, graphs, figures, writes formulas of simple compounds, chemical equations, nomenclatures of organic compounds, explains scientific years, factors, laws, theories governing processes and phenomena, uses scientific conventions, symbols, chemical formula, chemical equation as per international standards, and takes initiatives to know about scientific discoveries and inventions. आपके हिसाब से ग्रेड 11 के जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके करिकुलम के हिसाब से ये है कि कुछ ज्यादा है, कुछ कम है, ऐसा लग रहा है आपको? ये होना चाहिए मैडम। ये जो दिए हुए था ये तो सभी जरूरी है, पर मुझे कुछ ये लगता है कि हमारे यहाँ ये जो एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं, अगर अपन एप्लीकेशन के बारे में बात करें, खासतौर से लैब के बारे में बात करें, तो ये कंडीशन बहुत पुअर है मैडम। ग्राउंड लेवल पे बहुत पुअर है। हालांकि ये जितने भी जो चीजें अंडरस्टैंड, मतलब ये सारी चीजें अंडरस्टैंडिंग भी है और एप्लीकेशन भी उसमें आ रहा है। मतलब जैसे मैंने अभी तक ये समझा, अभी चर्चा में भी समझा, और जो मुझे कुछ पहले से जानकारी है उसके हिसाब से मैं समझता हूँ कि ये हम लोग क्रिएटिविटी की तरफ बढ़ते हैं, मतलब नॉलेज फिर अंडरस्टैंडिंग से फिर यहाँ पर, और जितना भी हम हायर क्लासेस में जाएंगे एप्लीकेशन और फिर क्रिएटिविटी पे हमको आना चाहिए। तो ये यहाँ पर ये बहुत सारी चीजें दे रखी हैं। ये काफी कुछ, ये तो 11th पे होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बगैर फिर हम अगले लेवल पे जाना मुश्किल होगा। पर मेरा मतलब यही है कि प्रैक्टिकली जो हमारे यहाँ स्कूल्स में हो रहा है, एप्लीकेशन लेवल हमारा बहुत कमजोर है, फिर क्रिएटिविटी तो फिर हम बहुत ही ज्यादा कमजोर मानेंगे अभी कंडीशन में। आप लैब की ये होना चाहिए। आप जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जी मतलब मेरा एक जी मैं कुछ और भी एक बात बोलना चाह रहा था बस मैं, कि जैसे कि हमारे यहाँ जो क्लासरूम है, क्लासरूम में हम लोग समझाते रहते हैं, ये पूरा लेक्चर मेथड चल रहा है, कुछ करता है, तो थोड़ा क्लासरूम को भी, खासतौर से केमिस्ट्री का जो क्लासरूम है, कुछ ऐसा भी होना चाहिए जिसमें कि लैब की कुछ चीजें ऑलरेडी उसमें रखी जाए। लैब भी जैसे आधा एक लैब की तरह भी होना चाहिए, ताकि उनको साथ में वो चीज मतलब अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ उनको कुछ अप्लाई भी करते जाए, वो क्लासरूम में भी होना चाहिए। जी बस ये बताना चाह रहा था मैं। थैंक यू। आप बात एकदम सही कह रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि अगर बच्चा कर ही नहीं रहा है कुछ प्रैक्टिकल, तो फिर वो कैसे एप्लीकेशन या क्रिएटिविटी के क्वेश्चंस करेगा। खैर जी बिल्कुल, मुझे आपकी बात समझ में आ रही है, लेकिन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स यही है ग्रेड 11 के। जितनी हमारे पास जितनी भी संसाधन है उनको इस्तेमाल करके हम कैसे बच्चे को चीजें समझाएं, और फिर ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स कवर हो रहे हैं कि नहीं, ये आज किसी का बैकग्राउंड साउंड तो आ रहा है बहुत ज्यादा मैडम, किसी का बैकग्राउंड बहुत आ रहा है। अगर आप, ये तो बहुत ही बेसिक एग्जांपल है, लेकिन अगर हल्दी और सोप को यूज करके आप कुछ इंडिकेटर बता पा रहे हो, सिखा पा रहे हो, ऐसी भी चीजें अगर क्लास में आप लेके आ पा रहे हैं, ये तो बहुत ही हम टीचिंग लेवल पे जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारे प्रश्न कैसे होने चाहिए। तो ये तो ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं जो हमारे करिकुलम के हिसाब से,
एज अ टीचर आपने कितना डिलीवर किया है, और उसमें आप अगर एंगेज करना चाह रहे हो कि बच्चे को कितना समझ में आया है या कौन से लेवल पे, तो हमें अपने प्रश्न इन MUA को ध्यान में रखते हुए बनाना पड़ेगा। बाकी मुझे समझ में आ रहा है कि संसाधन की कमी है, लेकिन उस पे ऑब्वियसली आई कांट हेल्प एज सच, लेकिन मुझे पूरी पूरी मतलब सहानुभूति है कि आपको लग रहा है कि ये चीजों की कमी है आपकी क्लास में। खैर, नेक्स्ट स्लाइड कृतिका। इससे पिछला स्लाइड एक होगा क्वेश्चंस बनाने का। एक मिनट, हाँ मैं नहीं है तो भी आप वो स्लाइड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की स्लाइड दिखा सकते हो, हम उसमें से आई लेट देम नो की ये ट्राई करते हैं एक बार, शायद अब दिखेगा। ये वाला? हाँ। अब बहुत सारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए थे। ये 3 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आप सब अपने ध्यान में रख लीजिए, ताकि अब हम लोग जब कल मिलेंगे तो इन 3 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पे आप क्वेश्चंस बनाएं, जो है इन्वेस्टिगेट द डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस सच एज एसिडिटी इन स्टमक। एसिडिटी इन स्टमक एक एग्जांपल है, ऐसे कई डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस होंगे जिसमें एसिडिटी या एसिड बेसिस इन्वॉल्व होंगे। Plans and conducts investigations, experiments, projects to arrive at and verify the facts, principles, phenomena. अब ये कुछ भी हो सकता है, आप चूज कर लीजिएगा कि आप किस चीज पे क्वेश्चन बनाना चाह रहे हैं। राइट्स फॉर्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड्स, केमिकल इक्वेशंस, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एटसेट्रा। ये 3 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आपके सामने हैं। MUA इन तीनों पे आप एक एक MCQ बना के हम लोग मिलते हैं कल। अभी भी इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, या ये स्लाइड या कुछ ऐसा शेयर किया जाएगा कृतिका या टीचर्स के साथ। ये एक बार शेयर भी किया जा सकता है, अगर नहीं होगा तो व्हाट्सएप ग्रुप हमारा है ही, मैं उस पर एक बार ये शेयर कर दूंगी। अब जो हम लोगों ने अभी तक देखा है MUA के बारे में, MCQ ही बनाना है हमें कुछ ऐसा क्वेश्चन नहीं बनाना है जिसमें रिस्पॉन्स टीचर कुछ बच्चे कुछ भी दे, और अपने हम लोग चारों जो ऑप्शंस होते हैं उनको बहुत थॉटफुली प्लेस करेंगे। देखते हैं कि हम हर टीचर आप लोग क्या क्या बना के लेके आते हैं, हम लोग उस पे हर क्वेश्चन पे या जो भी क्वेश्चंस पॉसिबल होंगे उस पे डिस्कशन करेंगे। अब वापस से हम लोग पीछे जाते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको मैकेनिकल में कुछ क्वेश्चन करना है, अंडरस्टैंडिंग में कुछ क्वेश्चन करना है, या एप्लीकेशन में क्वेश्चन करना है, ये मुझे लगता है हम लोगों ने बहुत जल्दी खत्म कर लिया आज, ज्यादा हम लोगों ने समझ लिया बहुत इजीली। लेकिन कुछ अगर आपको लग रहा है कि नहीं वो चीज रह गई एंड वी नीड टू डिस्कस ऑन इट। हाँ मैम, अभी ये जो लास्ट में आपने डिस्कस किया इसको थोड़ा सा एक बार रिपीट कर दीजिएगा, क्योंकि कुछ इंटरप्शन आ गया था उसके वजह से अच्छे से सुन नहीं पाया। क्वेश्चन बनाने वाला हाँ ये शायद यही है। हाँ क्वेश्चन। तो जावेद जी, हम लोगों ने जो कई लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ग्रेड 11 के हिसाब से स्पेसिफाई किए गए आपके करिकुलम के लिए, उसमें से 3 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स मैंने शेयर हम लोग करेंगे आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भी। उन 3 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पे आपको ये 3 सामने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स कृतिका ने फिर शेयर किया है, उसको इन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए बहुत ही स्पेसिफिक टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव के साथ हम तीन क्वेश्चंस, मैकेनिकल अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन, हर लर्निंग ऑब्जेक्टिव का को कवर करते हुए हम लोग ऐसे क्वेश्चंस लेके आएंगे। कल फिर मिलेंगे हम लोग, हम सबको, मतलब आपको, जावेद जी, तपन जी को, सबको ये सबका होमवर्क जैसा है। सॉरी होमवर्क टर्म यूज करना पड़ रहा है आप लोगों के साथ, लेकिन आगे होमवर्क है आपका। और हम लोग मिलेंगे मैकेनिकल अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, 3 क्वेश्चन, तीनों लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स और सबके बहुत ही इलाबोरेट और स्पेसिफिक टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव्स के साथ। तो आपको टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव लिखना है, आपने मैकेनिकल क्वेश्चन बनाया है, अंडरस्टैंडिंग का बनाया है, एप्लीकेशन का बनाया है, वो लिखना है, और कौन सा लर्निंग ऑब्जेक्टिव आपने इसमें कवर किया है, इस क्वेश्चन के थ्रू आपने गेज किया है, वो आपको मेंशन करना होगा। तो अगर
पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव उसको लिखोगे और फिर सबके टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव्स और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन यू हैव क्रिएटेड वो लेके आना है।